आज हम लोग जानते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी गहराई। डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई। गहराई के साथ जी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे आदमी में बदलाव आता है ना, वैसे ही जी में भी क्या क्या बदलाव आते रहते हैं डेप्थ के साथ, वो जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े थे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर हम पूछें कि ए पॉइंट पे जी का वैल्यू क्या होगा, ए पॉइंट पे जी का वैल्यू क्या होगा, तो हमको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि ए पॉइंट पे जी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस क्या है? आर है। एक चीज और, यहाँ पे आपका ए ओ से लेके ए का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है, ए से लेके ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल आर है जो कि आर माइनस डी है, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपका यहाँ पे डी है। इतनी बातों को ध्यान रखें। ये जो m है, ये m क्या है? मास है इस स्फीयर का, और m डैश मास है इस छोटे वाले स्फीयर का। ठीक, पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, पॉइंट ए पे जी है। समझ में बात आ गई? तो जी का ये एक्सप्रेशन हो रहा है। हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि मास का फॉर्मूला क्या होता है। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हम लोग को पता है। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, किससे? रो से। और वॉल्यूम जो होगा, ये अगर कोई भी स्फीयर है, ये क्या है? एक स्फीयर है, अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है। अर्थ आपका क्या है? स्फेरिकल शेप का होता है? नहीं, पूरी तरह से अर्थ जो है आपका स्फेरिकल नहीं होता है। ऊपर यानी नॉर्थ और साउथ पोल में हल्का सा फ्लैट होता है। तो हाँ, एलिप्टिकल शेप जानते हो? एलिप्स याद है? एलिप्स बताया था मैथ में। तो एलिप्स टाइप का शेप होता है आपका, तो उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही दोनों वैल्यू को यहाँ m की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो g का वैल्यू आएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर है, एज इट इज रख जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी दिख रहा है एक आर है का स्क्वायर है, यहाँ पे आर का क्यूब है, तो एक स्क्वायर से क्यूब को क्या, क्यूब से दो स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या? बचा आपका g इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, ये एक्सप्रेशन आपका बचा। अच्छा, जैसे हम लोग ये बड़े वाले स्फीयर का, जिसका मास m था, बड़े वाले स्फीयर का आपका g का वैल्यू इतना आया, सिमिलरली इस छोटे वाले स्फीयर का निकालेंगे तो क्या आएगा? सिमिलरली g डैश, यानी कि पॉइंट बी पे, किस पे? पॉइंट बी पे। ये आपका पॉइंट ए पे हो गया, पॉइंट ए पे क्या हो गया? ये हो गया आपका पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जी डैश है, तो जी डैश आपका क्या हो जाएगा? जी रो 4/3 पाई, और यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि r माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। तो r माइनस डी, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है? r माइनस डी, तो उसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे, रेडियस की जगह पे। तो ये आपका जी डैश, यानी कि पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो आपको पता चल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। तो दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ लिख के देखिए, कंपेयरिंग 1 and 2, तो g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स, g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आपको मिलेगा। पूरा एकदम कंपेयर करोगे, जहां पे अगर ये जो d दिख रहा है ना, डेप्थ, तो यहां से हमको क्या बोल रहा था कि g का वेरिएशन क्या होगा? डेप्थ के अनुसार।
यानी कि एक तरह से हमको रिलेशन मांग रहा था यहाँ पे कि डेप्थ यानी कि डी और जी में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए डेप्थ आपका डी हो गया, जी आपका वेरिएशन हो गया। तो जैसे जैसे जी का वैल्यू बढ़ेगा तो इस डी का वैल्यू भी बढ़ेगा, जैसे जैसे जी का वैल्यू घटेगा, जी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो डी का वैल्यू भी बढ़ेगा, जी का वैल्यू जैसे जैसे घटेगा तो डी का वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आर रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट, वन तो आपका कांस्टेंट है, तो बाकी दो कौन चीज बचा, जी डैश और डी। तो अगर जी बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा, डी अगर घटेगा तो जी भी घटेगा। समझ में बात आ गई। इसमें दो स्पेशल केस आता है। दो स्पेशल केस क्या आता है कि अगर मानते हैं, हाँ बताए, मैं बता, स्पेशल केस में यह आता है पहला कि अगर d का वैल्यू जीरो हो जाए, d का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो d का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग जीरो पुट करें तो जीरो बाई आर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो बाई आर जीरो और वन माइनस जीरो वन। तो g डैश जो होगा उस केस में g डैश इज इक्वल टू g हो जाएगा, यानी जब d का वैल्यू जीरो हो, किसका वैल्यू, d का वैल्यू जीरो हो, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उस समय पे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सब्जेक्ट, d मतलब क्या, डेप्थ, हाइट, हाइट अगर जीरो हो जाए मतलब ऑब्जेक्ट का है, अर्थ के सरफेस है, तो उस केस में जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही g डैश का भी होगा। दूसरा चीज कि अगर d का वैल्यू यानी डेप्थ का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए, डेप्थ का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वाचिंग पॉइंट है, वो आपका अर्थ का सरफेस हो जाए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ हो जाए, आपका अर्थ का सरफेस हो जाए, ये हो जाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग आर रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, आर, तो डी की जगह पे अगर आर रखोगे तो आर बाई आर क्या हो जाएगा, वन, आर बाई आर वन, और वन माइनस वन जीरो, और जीरो इंटू जी जीरो, तो यहाँ से जी डैश आ रहा है हमको जीरो, यानी कि जब d का वैल्यू r के बराबर होगा तो उस केस में आपका g डैश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में बात आ गई। चलिए इतना चीज समझ में आया, नोट कर लो। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी मतलब होता है ना तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता, यानी कि उसका स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ये होता क्या है, यूनिट मास जानते हैं सब लोग, यूनिट मास मतलब क्या, 1 kg, force experienced by unit mass placed at that point, placed at that point where the test mass can't disturb the gravitational field। मतलब एक कोई पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट पे यहां समझना ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी, इस पॉइंट का ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक, ये आपका ग्रेविटेशनल पॉइंट है, फील्ड है इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट पे उस यूनिट मास को रखा गया, इस पॉइंट पे उस यूनिट मास को रखा गया, और यूनिट मास को जो रखा गया तो उसको ऐसे रखा गया, जैसे यहाँ पे भी देखो ना कि एक कोई दूसरा, जहाँ पे टेस्ट मास, टेस्ट मास क्या होता है, टेस्ट मतलब जानते हो ना, टेस्ट मतलब क्या, अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए। टेस्ट क्या होता है, किसी को जज करना, जैसे तुम्हारा टेस्ट होता है ना कि तुम कितना पढ़े, हम लोग कितना पढ़े, कितना जज किए अपने आप को, वही सारा चीज। तो टेस्ट मास मतलब वैसा मास जो किसी यूनिट मास के, यूनिट मास जिस पॉइंट पे रखा हो, किसी अदर के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, यानी यूनिट मास जो है इसका, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर इन दोनों, ये दोनों आपका मास ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे को खींचने लगेगा, अगर दोनों में मास हुआ तो अट्रैक्शन होगा, तो सॉरी, तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, वही होता है आपका टेस्ट मास। बात समझ में आई। तो यूनिट मास समझ गए,
यूनिट मास यानी 1 kg, यूनिट मास यानी 1 kg। तो देखो वही हम बस बोलना चाह रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास और द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही समझो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत तेज अट्रैक्शन, मतलब दो मास ऑब्जेक्ट है, दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन हाई है तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ इंटेंसिटी भी हाई होगा। अगर दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड का अट्रैक्शन कम है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है यानी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी भी कम होगा, स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मानते हैं टेस्ट मास समझ में आ गया, ये वही आपका पॉइंट मास, यूनिट मास है, और इसके अराउंड ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, यही जो फिगर नहीं बनाया है, ये जो फिगर बनाया है यही फिगर देना है ये इसके, यानी इसको अभी हम लोग सोर्स मास माने, ये टेस्ट मास, इसके ये जो है इसको हम लोग कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया, दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। और वो जो टेस्ट मास है वो किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो यहाँ वही लिखा है, इफ अ टेस्ट मास एम एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इन द फील्ड ऑफ मास एम एट पी, यानी एक टेस्ट मास है एम, ये अगर ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है इस एम मास के, यानी पी पॉइंट पे जो टेस्ट मास है एम, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसका मास एम है, उसको एक्सपीरियंस करता है, तो उस केस में आपका ई हम लोग जो है अर्थ के, अर्थ बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है, जनरली आई से भी करते हैं, आई से भी आप लोग इंटेंसिटी को डिनोट कर सकते हैं और ई से भी। तो ये होता है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास होता है, जिसका ऐसा यूनिट होता है फोर्स का आपका न्यूटन, मास का आपका केजी, तो न्यूटन पर केजी यानी न्यूटन केजी इनवर्स, यही होता है आपका, यही आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बस इसको याद रखो ना कि फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट मास, एक यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही आपका क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में बता दे, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ड्यू टू अर्थ देखते हैं, अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्या इंटेंसिटी पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू अर्थ, पहले नोट कर लेते हैं। चलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं ड्यू टू अर्थ। अभी हम लोग डिराइव के अभी जाने कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू एफ बाई एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, फोर्स का हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे फोर्स का, कि जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम। फोर्स को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब ये एम से ये एम क्या हुआ, कैंसिल, ई का वैल्यू क्या आया, जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर जो है अर्थ है, ये आपका अर्थ है, यहाँ पे अर्थ क्या है, ये है, तो अर्थ का रेडियस क्या है, आर, तो इसको लिख देते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, नोट करो इसको। और यहाँ से एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि देखो, एक चीज देखो यार, देखो ई का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, और याद करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से ये चीज कंक्लूड हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा अर्थ के कारण, वो इज इक्वल टू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी
ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी और उस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहाँ से पता चला, तो ये दो इक्वेशन से, फ्रॉम 1 and 2 E is equal to G, ठीक है, E is equal to G, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी point in the gravitational field of the earth is equal to acceleration due to gravity at that point, यानी जिस पॉइंट पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा, जिस भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा वो उसके उस पॉइंट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। हमने बात आई, नोट कर लो। अब हम लोग जान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, अब देखो यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ठीक, इसका रेडियस क्या, कैपिटल आर। ये आपका वो मास ऑब्जेक्ट है, ये आपका वो मास ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे था, और उसको अर्थ तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी, वो सारा चीजें यहाँ हम लोग जानेंगे। तो देखो कितना पहले जानते हैं वर्क डन हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास m, ये मास m है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, यानी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल, ये क्या आपका अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस m मास के ऑब्जेक्ट को लाने में, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाना था, उस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन। अब यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि पॉइंट ए कहाँ गया, हाँ, पॉइंट ए पे अर्थ के द्वारा कितना m, यानी ग्रेविटेशनल बोल रहे हैं, फोर्स ऑन बॉडी m एट पॉइंट ए ड्यू टू अर्थ, अर्थ के द्वारा पॉइंट ए पे ये जो बॉडी है m मास का, इस पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स ऑन, ऑन लिखना है तो ओम लिखना, ऑन मास m ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना होगा, तो F इज इक्वल टू जी एम एम, और इसका डिस्टेंस देखो कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो x का होल स्क्वायर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, इसको मान लेते हैं, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब ये जो ए बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसको dx से डिनोट किया गया, इसको करने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है, तो देखो ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तभी इसको हम लोग क्या किए हैं, dx से डिनोट किए हैं। dx से भी कर सकते थे और डेल्टा x से भी डिनोट किया जा सकता था। तो देखिए, सिंस वर्क डन फ्रॉम ड्यूरिंग, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी लिख देते हैं, ड्यूरिंग ए बी, जिसका वैल्यू क्या है dx, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, dw इज इक्वल टू फोर्स, वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dx, तो फोर्स इनटू dx, ये आपका क्या हो गया, वर्क डन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कितना वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस वर्क डन को क्या कीजिए, क्या कीजिएगा, हाँ, ये जो वर्क डन है, इस देखो हमको एक चीज देखो, इसका पूरा डिस्टेंस क्या है, r है, तो r1 लिखा हुआ है,
ठीक है, आर से लेके आर और इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी टोटल ला कहाँ से रहे, इन्फिनिटी से, और डिस्टेंस क्या है आर। तो एक काम करते हैं, इसको जो है इन्फिनिटी से आर के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो दिख रहा है पर्टिकुलर चीज, इंटीग्रेटिंग टू फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, आर और इंफिनिटी के बीच में इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट अगर इस इक्वेशन को कीजिएगा इंफिनिटी से आर के बीच में, तो आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंफिनिटी से आर के बीच में इंटीग्रेट करना था, एफ डॉट डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फाइनल रिजल्ट जो वर्क डन होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, और इसको जब आप लोग पूरा इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। जहां पे ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का जो नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसी अट्रैक्टिव नेचर को यहाँ पे निगेटिव साइन के द्वारा शो किया गया है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्टिव नेचर को निगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट करता है। समझ में बात आई नहीं आई, नोट कर लो। अब अभी जो हम फिगर बनाए थे उसमें आप लोग देख लीजिए, उसमें R1 और R2 दिख रहा है, कॉपी में फिगर अगर बनाए होंगे तो अभी R1 या R2 दिख रहा होगा। जब उस कोई वो जो बॉडी था, वो जो बॉडी था जो इंफिनिटी पे रखा हुआ था, उसको जब R1 से हम लोग R2 पे लाएंगे, R1 से R2 पे लाएंगे, तो उस केस में तभी लाएंगे जब R1 आपका R2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस केस में आपका वर्क डन कितना होगा, तो इस केस में वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, R1 से R2 के बीच में इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको वर्क डन आएगा G टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल M और 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। समझ में बात आई। तो दिस इज योर वर्क डन व्हेन, और बारी गिरता है, दिस इज योर वर्क डन व्हेन बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम R1 टू R2। और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल, ये जो फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, वही आपका वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यही यहाँ पे आपका ये जो वर्क डन हुआ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पॉइंट ए से, जो फिगर में देखे होंगे, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जितना घटा, यानी PE1 माइनस PE2, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये इस वर्क डन के बराबर होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन के बराबर है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। समझ गए। चलिए दूसरा केस देखते हैं, फिर तीसरा। दूसरा केस ये है कि अभी हम लोग जैसे अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी क्या लिखे थे हम कि GM और 1/R1 माइनस 1/R2, यही अभी लिखे थे। इसमें किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, ये जो हम लिखे एक काम करते हैं, इसमें ये R1 जो है इसकी जगह R रखते हैं, इस R1 की जगह क्या रख देंगे R, और R2 की जगह लिखते हैं R प्लस H। क्यों ऐसा किए, देखो फिगर में देखोगे तो R1 जो है वो आपका अर्थ जो कैपिटल मास है उसका रेडियस था। अभी जो कॉपी में देखो जो फिगर है ना ऐसे सर्कल वाला जिसपे यहाँ इंफिनिटी लिखा है, ऐसे फिगर बनाए थे अभी, उसमें आपका रेडियस है कैपिटल, और R प्लस H आपका वो जो टोटल R था डिस्टेंस आपका R प्लस H, यानी कि रेडियस प्लस वो जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट। तो उससे अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको फाइनली फॉर्मूला बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। डेल्टा यू इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, और ये एम जी एच ही आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। और वो चीज यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, या ऐसे लिखो या और करके डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम एच नहीं, हाँ ठीक है, एच बाई आर स्क्वायर। ये भी हो गया, दो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि चेंज इन डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी टाइम्स एम एम एच बाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, नोट कर लो। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझो। देखो ये आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और इस p पॉइंट तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पॉइंट तक लग रहा है, p पॉइंट तक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। ये इसका मास मानते हैं 1 kg, यूनिट मास मतलब 1 kg। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है मानते हैं ये कोई यूनिट मास है जिसका मास क्या है 1 kg। इसको वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इंफिनिटी से किसी पॉइंट को, मतलब उस पर्टिकुलर डॉट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे लाना जहां पे इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस इफेक्ट कर रहा है। जहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ऑब्जेक्ट का जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को लाना इंफिनिटी से ऑफ मास 1 kg। इसमें जितना वर्क डन होता है वही होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, यानी वर्क डन जो हुआ वो इतना हुआ माइनस जी एम एम बाई आर। और इस ये तो आपका उस वर्क डन हुआ उसको लाने में। अब इस वर्क डन क्या हुआ, ये वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाने में। अब इंफिनिटी से आने में, यानी इस यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन ये किया, ये कितना वर्क डन किया, तो ये किया आपका वर्क डन इज इक्वल टू, जहां से चला यानी इंफिनिटी में से माइनस कर देंगे किसको, इसका जो लग रहा है यानी जी एम बाई आर, इतना वर्क डन हुआ। ठीक है, अब इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो
अब एक चीज देखो, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर डिफिनीशन याद करो तो उसमें हम क्या बताए, ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या होगा, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इस ऑब्जेक्ट का, जिसको हम लोग इंफिनिटी से लाए, उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो उसका पोटेंशियल होगा V से उसको यूज करते हैं -G⁻m/r, -G⁻m/r। यही तीन चीजें नोट कर लो, इक्वेशन नंबर खत्म। चलिए